तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ बोला गया है एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। ठीक, एकांतर दिन का आपको मतलब पता होगा। एकांतर दिन का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पर ए और बी रखे हों, तो यहाँ पर एक जैसे कि हम बोले कि ए जो है वह पहले दिन कार्य करता है, तो बी जो होगा वह दूसरे दिन कार्य करेगा, तीसरे दिन फिर ए आ जाएगा, फिर चौथे दिन फिर वह बी कार्य करेगा। ठीक, एक दिन छोड़कर एक दिन एक व्यक्ति कार्य करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखें एकांतर दिन में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य करना, देखिए भरत जो है वह पहले दिन से कार्य करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक, भरत पहले दिन से कार्य कर शुरू करता है। अजय 32 दिन में अकेले ही, देखिए अजय जो है वह 32 दिनों में कार्य को पूरा कर देता है। ठीक, अजय जो है वह अकेला ही 32 दिनों में कार्य को पूरा कर देता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हुआ, कार्य जो है वह 8 दिनों में पूरा हुआ है, तो भरत अकेला उसी कार्य के 7 गुना कार्य को, भरत अकेला उसी कार्य के 7 गुना कार्य को कितने समय में कर देगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। ठीक, तो बहुत इजी प्रश्न है, आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आपको करना ही क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए भरत पहले दिन कार्य करता है, एक व्यक्ति है आपका भरत, कौन है भरत, और एक है आपका अजय, कौन है अजय। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम सब चीज़ को छोड़ दें, यहाँ पर हम सिर्फ इसको देखें, ये क्या है 8 दिन। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहले दिन जो कार्य किया था वो किसने किया था, भरत ने। अब एकांतर दिन के आधार पर कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि जोड़े में ही दिन दिया गया है, जोड़े में दिन दिया गया है। यदि ये आपका जोड़े में नहीं होता तो जो दिनों की संख्या जो होती वो इधर उधर हो जाती, लेकिन जोड़े में दिया हुआ है तो आपको 100% पता होना चाहिए कि अजय जो है और भरत जो है ये दोनों 4-4 दिन में कार्य को कंप्लीट करेंगे। ठीक, यानी कि भरत ने जो है वह 4 दिन कार्य किया होगा, कितने दिन कार्य किया होगा, 4 दिन किया होगा, और अजय ने भी 4 दिन कार्य किया होगा, तभी तो 8 दिनों में कार्य कंप्लीट हो रहा है। ठीक, भरत ने 4 दिन कार्य किया होगा और अजय ने 4 दिन कार्य किया होगा, जब जाकर 8 दिन में कार्य कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पर आपको सोचने वाली बात क्या है कि अजय जो है वह 32 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देता है। अजय जो है वह 32 दिन में कार्य को कंप्लीट कर देता है। यदि हम बोलें कि अजय ने 4 दिन में कितना कार्य किया, तो आप बोलोगे अजय का 4 दिन का कार्य, यदि हम बोलें कि अजय ने 4 दिन में कितना कार्य किया, तो आप बोलोगे कि 4/32 कार्य किया उसने। कितना किया, 4/32, और 4/32 का मतलब होता है 1/8 कार्य। कितना कार्य किया उसने, 1/8 कार्य किया। यदि हम अजय की बात करें कि उसने कार्य 4 दिन में कितना किया, तो 1/8 कार्य किया, यानी कि यहाँ पर अजय ने 8 काम जो पूरा था, पूर्ण कार्य कितना है 8 है, तो 8 में से 1 काम किया 4 दिन में। ठीक, अब यदि यहाँ पर ये पूछा जाए कि अजय ने तो इतना कार्य किया है 4 दिन में, तो भरत ने कितना किया है, तो हम बोलेंगे कि भरत ने वही कार्य किया होगा जो कि शेष कार्य बचा होगा। भरत का 4 दिन का कार्य, तो भरत का 4 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा आपका 7/8। ठीक, इतना कार्य किसने किया है, तो इतना जो कार्य है 7/8 जो कार्य है वह भरत ने कंप्लीट किया है। कितने समय में, 4 दिन में। अजय ने 4 दिन में इतना कार्य किया, भरत ने 4 दिन में इतना कार्य किया। ठीक, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि भरत अकेला उसी कार्य के 7 गुना कार्य को, भरत अकेला उसी कार्य के 7 गुना कार्य को कितने समय में करेगा। हम यदि यहाँ पर बोले भरत के लिए, हम बोलते हैं कि 1 गुना कार्य भरत को 1 गुना कार्य करने में कितना समय लगा, तो 4 बराबर 7/8, यानी कि आप बोल दोगे यहाँ पर क्या बोल दोगे, 8 चौक 32, यानी कि 32/7 दिन। ठीक, कितना लगा, 32/7 दिन कार्य करने में समय लगा। कितना कार्य करने में, तो 1 गुना कार्य करने में। 1 गुना कार्य करने में भरत को कितना समय लगा, 32/7 दिन लगे। अब उसने क्या बोला है कि 7 गुना कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो आप बोलोगे सर 7 गुना कार्य करना है, 7 गुना कार्य करना है, तो 32/7 में आप 7 से इंटू कर दीजिए, 7 गुना मिल जाएगा, तो 7 से 7 को हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। आंसर कितना आया आपका, 32 दिन। कितना आंसर आ गया आपका, 32 दिन। ठीक, तो 32 दिन कहाँ पर है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है मान लीजिए ABC और PQR दो ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज हैं कि कोण A
कॉड P बराबर 90 डिग्री है, यानी कॉड A का मान भी 90 डिग्री है और कॉड P का मान भी 90 डिग्री है। यदि BC यानी BC भुजा जो है वह 13 सेंटीमीटर है और यहाँ बोला गया है PR भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर है, तो AB भुजा जो होगी उसका मान हमें निकालना है। ठीक, तो देखिए इससे ज़्यादा इजी प्रश्न तो आपके सामने कोई आया भी नहीं होगा। सर्वांग सम से संबंधित, सर्वांग सम के बारे में यदि आप नहीं जानते हो, ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो नहीं जानता हो, तो देखिए सर्वांग सम त्रिभुज ऐसे होते हैं जहां पर दोनों जो त्रिभुज होंगे उनके आपके क्षेत्रफल भी समान होंगे, परिमाप भी समान होंगे, भुजाओं की लंबाइयां भी समान होंगी और यहाँ तक कि उनके कोण भी आपके समान होते हैं। ठीक, तो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनमें आपकी सारी चीज़ें समान होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए उसने यदि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बताया है तो यानी कि दोनों सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होंगे, समकोण त्रिभुज होंगे। यानी कि हमने बोला कि एक समकोण त्रिभुज आपका ये है और एक आपका समकोण त्रिभुज आपका ये है। ठीक, ये आपके दो समकोण त्रिभुज है। ठीक, अब यहाँ पर उसने बोला है कोण A और कोण P 90 डिग्री है। जैसे कि हमने बोला ये कोण A है और ये कोण P है, क्योंकि 90 डिग्री तो आपका एंगल यहीं पर बनेगा। ठीक, तो कोण A ये आपका 90 डिग्री है और कोण P ये आपका 90 डिग्री है। ठीक, अब यहाँ पर उसने बोला है ये त्रिभुज कौन से है, ABC और PQR। ठीक, यहाँ पर हम बोल देते हैं कि ABC और PQR, इस प्रकार से हमने यहाँ पर बोल दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे उसने बोला है यदि BC भुजा जो है वह 13 सेंटीमीटर है। BC कहाँ पर है, तो BC जो है वह 13 सेंटीमीटर है। अब हमने आपको क्या बताया था कि इनकी भुजाएं भी बराबर होती हैं और यहाँ पर इनके परिमाप भी बराबर होंगे, इनके क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। सर्वांग सम का मतलब यही होता है कि इनका सब कुछ क्या होता है, समान होता है। अब यदि यहाँ पर इस भुजा को देखिए, ये क्या है आपका, यहाँ पर एक कर्ण है। यदि कर्ण जो है वह 13 सेंटीमीटर है तो इस वाले त्रिभुज का भी कर्ण जो होगा वह क्या होगा, 13 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहाँ पर उसने बोला है कि PR भुजा जो है वह 5 सेंटीमीटर है। अब PR कहाँ पर है, तो PR यानी कि लंब जो है वह 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का लंब यदि 5 सेंटीमीटर है तो इस त्रिभुज का लंब भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि AB भुजा जो है उसका हमें ज्ञात करना है कि उसकी लंबाई कितनी है। ठीक, तो आपको अच्छे से पता है, एक ट्रिपलेट याद होगी आपको, 5, 12 और 13। 5, 12, 13 आपकी ट्रिपलेट होती है। तो 5 भुजा यहाँ पर हमें मिल चुकी है, 13 भुजा यहाँ पर हमें मिल चुकी है, बची कौन सी, 12 भुजा। तो 12 भुजा क्या होगी, AB जो भुजा होगी वह भी 12 होगी और PQ भुजा जो होगी वह भी आपकी 12 होगी। अच्छे से समझ आ गया होगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा आपका, 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है 55 लीटर के मिश्रण में, 55 लीटर का मिश्रण है टोटल, उसमें फलों का रस और पानी, फलों के रस और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:1। ठीक, अब उसने बोला है कि ये जो मिश्रण है उसमें जो अनुपात है वो 2:1 बनाना है हमें। 2:1 बनाने के लिए हमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। ठीक, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है 55 लीटर का मिश्रण है, उसमें फल और पानी का रेशियो कितना है, 4:1। 2:1 बनाने के लिए उसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, एक है आपका रस, क्या है, एक है आपका फलों का रस और एक है आपका पानी। ठीक, पहले रेशियो कितना था, पहले रेशियो था 4:1। ठीक, बाद में रेशियो हमें बनाना कितना है, तो 2:1, ये हमें बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से समझिए, वैसे आप अच्छे से जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते वो चीज़ आप ध्यान से समझ लीजिए। रेशियो में हमेशा ही आपको यही चीज़ करनी है, जब कभी भी आपको दिखे, देखिए हम यहाँ पर ध्यान से समझाते हैं, वो चीज़ आप समझिए। हमें क्या मिलाना है, इसमें हमें मिलाना है पानी। हमें क्या मिलाना है, हमें मिलाना है पानी। लेकिन यदि आप पानी मिलाओगे तो पानी जो होगा वह कम या ज़्यादा होगा, लेकिन रस जो होगा वो तो आपका उतना ही रहेगा। रस जो होगा वह तो आपका उतना ही रहेगा, पानी का आप मिलाओगे तो पानी ऊपर नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रस जो है वो पहले कितना था, 4 था, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर दिया उसने, 2 कर दिया। रस पहले 4 था, अब यहाँ पर 2 हो गया है, लेकिन रस तो आपका समान ही रहना चाहिए पहले भी और बाद में भी, क्योंकि रस में तो ना ही आप निकाल रहे हो और ना ही आप डाल रहे हो, सिर्फ पानी को ही तो आप फेर बदल कर रहे हो। तो आपको क्या करना होगा कि ये रस का जो रेशियो है वो आपको सेम करना होगा। यहाँ पर यदि 4 है तो यहाँ पर 4 करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 2 से इंटू कर देते हैं। तो अब जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब जो हमारा रेशियो बना है वो कितना बना है, 4:2। पहले कितना था, तो पहले था आपका 4:1,
अब जो रेशियो है वो कितना है 4:2। अब यहाँ पर हम देखें रस तो आपका बराबर है जैसा कि होना चाहिए, लेकिन पानी जो है वह पानी क्या हुआ कि पानी एक बढ़ गया। क्या बढ़ गया? एक रेशियो बढ़ गया। कितना रेशियो बढ़ गया? एक रेशियो बढ़ गया पानी। ठीक, पहले कितना था? एक, अब कितना हो गया? 2, यानी कि एक रेशियो पानी बढ़ गया। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले यहाँ पर क्या था कि 55 लीटर के मिश्रण में फल और पानी, जो फल यानी कि रस और पानी का जो अनुपात था वो कितना था? 4:5। यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू जो थी वो कितनी थी? 55 थी। कितनी थी? 55 थी। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 11 हो जाएगी। और यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू ही हमसे यहाँ पर पूछी गई है, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा, 11 लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर बोला गया है, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का जो अनुपात है वो कितना है आपका? 8:5। किसका? आय और व्यय का। ठीक, अब उसके बाद उसने बोला है कि आय में 20% की वृद्धि, आय में क्या कर रहा है? 20% की वृद्धि, और उसके व्यय में 30% की वृद्धि। आय में भी वो क्या कर रहा है कि 20% की वृद्धि कर रहा है, और व्यय में भी क्या कर रहा है? 30% की वृद्धि कर रहा है। तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। किसके लिए पूछा गया है? बचत के लिए यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि आय क्या होता है? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है? यानी कि जितना वह कमा रहा है उसमें से वह कितना खर्च कर रहा है और वह कितना बचा रहा है। कितना खर्च किया और कितना बचाया, इन दोनों को यदि हम ऐड करें तो वो क्या होता है? आपका आय होता है। अच्छे से आपको सब लोग जानते हैं। ठीक, अब यहाँ पर उसने क्या बोला है कि आय और व्यय यानी कि आय और खर्च का जो आपका रेशियो है वो कितना है आपका? 8:5। ये है आपका 8 और ये है आपका 5। तो बचत कितने की? 8 रुपये उसने कमाए, उसमें से 5 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने बचाए कितने? तो बचाए उसने 3। ठीक, सिंपल सी बात है, अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि आय में 20% की वृद्धि कर दी। आय जो है उसमें 20% की वृद्धि कर दी। आय कितनी है आपकी? 8 रुपये। अब 8 रुपये में उसने 20% की वृद्धि की, और 20% की वृद्धि का मतलब 120/100। ठीक, 12×8 = 96 होता है, यानी कितना हो जाएगा आपका? 9.6। यानी कि हमारी जो आय निकली कितनी हो गई? 20% की वृद्धि के बाद 9.6 हो गई। ठीक, अब उसने बोला है कि व्यय जो है उसमें 30% की वृद्धि कर दी, खर्च जो है उसमें 30% की वृद्धि कर दी, यानी कि 5 रुपये में उसने 30% की वृद्धि की, यानी कि 130/100। 13×5 = 65 होता है। कितना होता है? 65 होता है। तो यानी कि आंसर कितना आएगा? 6.5। खर्च अब पहले आपका कितना था? 5 रुपये था, अब कितना हो गया? 6.5। 6.5। अब यहाँ पर आय कितनी है? 9.6। खर्च कितना है? 6.5। तो बचत कितनी हो जाएगी? इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। कितना हो गया आपका? यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक, 3.1 आ गया। अब उसने हमसे पूछा था कि बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हुई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पहले कितना था? 3 था, अब कितना हो गया? 3.1 हो गया। यानी कि वृद्धि हुई, और वृद्धि कितने की हुई? तो 0.1 की वृद्धि हुई। कितने की हुई? 0.1 की वृद्धि हुई। कितने पर हुई? तो 3 पर हुई। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे। ठीक, यहाँ पर पॉइंट को हटा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? इंटू 10 कर देंगे। 10 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10/3, यानी कि 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 3 सही 1/3%। तो 3 सही 1/3 कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये वृद्धि लिख रहा है, यही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा यहाँ बोला गया है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में, उसने क्या बोला है कि विक्रय मूल्य में 324 रुपये की क्या हो जाती है? वृद्धि की जाती है। 324 रुपये की वृद्धि की जाती है, तो एक दुकानदार को 16% हानि के स्थान पर 16% हानि के स्थान पर 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की उसने क्या की? वृद्धि कर दी।
अब यहाँ पर 16% की हानि के स्थान पर उसे 20% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य उसका कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो काफ़ी इजी है। जैसे कि हम यहाँ पर फर्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट क्या बात करते हैं कि 16% की जो हानि हो रही है, यानी कि 16% जो डिक्रीज हो रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक है आपका CP और एक है आपका SP। यदि हम बोलें कि CP जो है वह 100 है, कितना है 100 है, तो 16% की जब आप हानि करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 84। ठीक, कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, दूसरा हम बोले कि उसने बोला है कि 20% का लाभ होता है। यदि हम 20% इंक्रीज पर बात करें तो यहाँ पर CP यदि हमने बोला कि 100 है, CP यदि 100 है तो SP कितना होगा, तो SP आप बोलोगे 20% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब हमने बोला कि उसने क्या दिया है कि विक्रय मूल्यों में 320 रुपये की वृद्धि हो रही है, यानी कि इन दोनों के विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो कितना है 324 रुपये। 324 रुपये वहाँ पर अंतर बोला गया है, लेकिन यहाँ पर अंतर कितना है, तो यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा आपका 36 की वैल्यू कितनी दी हुई है उसने 324। कितनी दी हुई है 324। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 6 का पारा ऐसा पढ़िए कि ये 4 आ जाए, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौ 24, 6 पंजे 30, 6 छीं 36, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नाम 54, यानी कि 9 बार में ये आपका पूरी तरह से कटना चाहिए, यानी कि 9 बार में ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक, आप इकाई अंक से देख लिया कीजिए कि ये कितनी बार में कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 9 बार में ये पूरी तरह से कट गया। अब हमसे क्या पूछा गया कि क्रय मूल्य क्या होगा, और क्रय मूल्य दोनों का ही क्या है समान है, तो यहाँ पर क्या होगा आप 100 से इंटू कर दोगे। वैल्यू कितनी है आपकी 324, 1 की वैल्यू कितनी है 9, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 900 हो जाएगी। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा, तो 900 हमारा आंसर हो जाएगा। 900 कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, धारा की दिशा में, देखिए ध्यान से समझिएगा, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं। कितना लगता है समय 15 मिनट लगते हैं। जो धारा विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। कितना है 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। ठीक, अब उसने पूछा है हमसे स्थिर जल में, किस में स्थिर जल में। अब स्थिर जल में जब कभी भी हम चाल निकालते हैं, देखिए चाल ही आपसे पूछी गई है, 1 घंटे में कितने किलोमीटर चला सकता है, यानी कि चाल हमसे यहाँ पर पूछी गई है। और किसकी पूछी गई है, तो ये पूछी गई है स्थिर जल की। ठीक, अब स्थिर जल में जब हम चाल निकालते हैं तो स्थिर जल में चाल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है कि आपकी विपरीत दिशा में चाल और समान दिशा में चाल, इन दोनों चालों को हम ऐड कर लेते हैं और उसमें हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा मिल जाता है कि स्थिर जल में चाल कितनी होगी। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या क्या चाहिए, हमें समान दिशा में चलने वाली चाल और विपरीत दिशा में चलने वाली चाल, ये दोनों चालें हमें चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं समान दिशा की, समान दिशा, और एक है आपका विपरीत दिशा। ठीक, ये 2 दिशा हैं। ठीक, उसने बोला है कि 25% कम है। 25% का मतलब कितना होता है आपका, तो आपको अच्छे से पता है कि 1/4 होता है। यदि विपरीत दिशा में चाल कितनी है 4, समय जो है वह 4 है, यहाँ पर समय दिया गया है ना कि 25% कम समय लेता है। ठीक, तो यहाँ पर विपरीत दिशा में यदि समय के रेशियो की बात करें तो यदि वो 4 है, तो यहाँ पर समान दिशा में क्या होगा, तो वो होगा आपका 1 कम कर दोगे आप, तो कितना हो जाएगा 3। ठीक, अच्छे से समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा से समझ लीजिए। यहाँ पर बोला है जो धारा की दिशा में, देखिए स्टार्टिंग समझिए, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट का समय लगता है। 15 मिनट का जो समय लगता है वह जो धारा विपरीत दिशा में चलाने में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है, यानी कि समय कम है 25%। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में आप यदि 4 घंटे में पहुँचते हो तो समान दिशा में कितने में पहुँच जाओगे, 3 घंटे में पहुँच जाओगे। ठीक, इतना सा यहाँ पर समझना था। ये किसका रेशियो है, तो ये समय का रेशियो है। किसका रेशियो है, समय का रेशियो है।
अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, उसने क्या बोला है कि समान दूरी है। क्या बोला है? समान दूरी है। जब यहाँ पर यदि हम बात करें कि यदि समान दूरी है तो समय का जो रेशियो होगा, चाल का रेशियो क्या हो जाएगा? तो आपको अच्छे से पता है कि जब कभी भी समय का रेशियो जो भी होता है और यदि दूरी समान होती है तो चाल का रेशियो क्या हो जाता है? विपरीत हो जाता है। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4:3। ठीक, अच्छा इसे समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए समय का रेशियो आपका ये दिया हुआ है और चाल का रेशियो आपका ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, अब हमें इन दोनों की चालें चाहिए। चालों का हमें रेशियो तो मिल गया, चालों का हमें रेशियो तो मिल गया, लेकिन हमें रियल चाल चाहिए। रियल चाल निकालने के लिए कम से कम हमें एक की चाल तो चाहिए ही चाहिए, या मिल जाए हमें समान दिशा वाले की या फिर विपरीत दिशा वाले की। ठीक, तो यहाँ पर हम देखें तो एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट का समय लगता है। अब यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका? 16 किलोमीटर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 15 मिनट। यदि 15 मिनट को यदि हम घंटे में चेंज करें तो हमारा क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका 15/60, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर 15 चौक 60, यानी कि आप कह सकते हो कि 1/4 हावर। कितना हो जाएगा? 1/4 घंटे। ठीक, ये आप कह सकते हो। अब यहाँ पर हमारा देखिए दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर, और यहाँ पर समय कितना लग रहा है? 1/4। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? धारा की दिशा में, यानी कि समान दिशा में, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल कितनी हो जाएगी? तो दूरी कितनी है आपकी? 16 है। कितनी है? 16 है। और यहाँ पर आपका समय जो है वो कितना है आपका? 1/4। 1/4, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 16 चौक 64। 64 किलोमीटर प्रति हावर। कितना हो गया आपका? धारा की दिशा में चाल कितनी है अब? 64 किलोमीटर प्रति हावर। अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में जो आपकी चाल यहाँ पर दी गई है उसका रेशियो कितना है? 4, यानी कि 4 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी? 64। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 16 चौक 64 होता है, यानी कि 16। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी? 16। हमें निकालनी थी विपरीत दिशा में जो चाल है वो हमें निकालनी थी, यानी कि यहाँ पर 3 जो है इसका रेशियो है, तो 3 में हम यदि इसका इंटू कर देते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? इसकी चाल मिल जाएगी। 16 3 कितना होता है? 48 होता है, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति हावर, तो इसकी चाल हो गई। और यहाँ पर इसकी कितनी थी? तो इसकी थी आपकी 64। कितनी थी? 64 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, अब क्या करना है आपको? आपको निकालना है स्थिर जल में, और स्थिर जल के लिए हमने बोला था कि यहाँ पर विपरीत दिशा और समान दिशा, इन दोनों का क्या हमें क्या करना है? कि ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 8 और 4 2, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 6 और 4 10 और 1 11। इसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 छिंग 12। यहाँ पर 56 कहाँ पर है? तो देखिए ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।